एक्सरसाइज नंबर 4.3। इस एक्सरसाइज में हमारे पास दो क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10। सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन 9 पे डाल लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, कई इंटरनल स्कूल्स में, इंटरनल एग्जाम्स में भी कई बार आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9। कह रहा है 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 hole 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. मतलब जितना टाइम स्मॉलर को लगता है उससे 10 घंटे कम लार्जर को लगता है। हमें स्मॉलर का टाइम नहीं पता, तो हमने मान लिया लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप x आवर्स। स्मॉलर टैप ने जो टाइम लिया वो x आवर्स हमने कंसीडर कर लिया। अच्छा, अगर स्मॉलर का x आवर्स है आपके पास, तो टाइम फॉर टेकन बाय लार्जर टैप कितना होगा? जी हाँ सर x माइनस 10। x माइनस 10, बिल्कुल ठीक, x माइनस 10। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली उसी की तरह है जो आपने पहले भी किया था, वर्क वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में। वहां आप एक दिन का काम या एक घंटे का काम निकाला करते थे, ऐसे ही यहां पर होगा। अब आप देखें ध्यान से, तो हमने निकाला वर्क डन बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। x आवर्स में, ध्यान दीजिएगा, x आवर्स में एक काम पूरा हो रहा है, तो एक घंटे में कितना काम होगा? 1/x होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास वर्क डन बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर 1/x आ गया। ऐसे ही वर्क डन बाय लार्जर टैप इन 1 आवर कितना होगा? अगर x माइनस 10 आवर्स में एक काम पूरा हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 आवर बाय लार्जर टैप कितना होगा? 1/x माइनस 10। अच्छा, क्वेश्चन में एक बात कही गई, ध्यान दीजिए, कि दोनों टैप मिलाकर एक पूरे टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में पूरा भर देंगे। आप मुझे बता सकते हो 9 होल 3/8 कितना हुआ? 75/8। अब ध्यान से समझना, 75/8 आवर्स में एक काम हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो कि 1 आवर में कितना काम होगा? सर 8/70। बिल्कुल ठीक। इसे रेसिप्रोकल में ले जाते हैं नीचे, जैसे आप इस x को यहाँ पर नीचे लाए अपॉन में, ऐसे ही आप इसको भी अपॉन में लेकर गए, तो इतने आवर्स में एक काम हो रहा था, तो 1 आवर में इन दोनों का मिलाकर काम 8/75 होगा। बस यही इस क्वेश्चन की मेन बात है जो आपको याद रखनी है, कि यू हैव टू रेसिप्रोकल द टोटल टाइम ऑल्सो। इज दिस क्लियर, दिस कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब है कुछ नहीं, देखो इसके अंदर आगे, ये इसका टाइम, ये इसका टाइम वर्क, सॉरी ये इसका वर्क, ये इसका वर्क, एक एक घंटे का, तो ये दोनों का मिलाकर वर्क एक घंटे का 8/75। यहां हम एलसीएम ले सकते हैं, हमने एलसीएम ले लिया इन दोनों का। x माइनस 10 प्लस x अपॉन x इंटू x माइनस 10 इक्वल्स 8/75। नाउ x प्लस x, 2x माइनस 8, सॉरी 2x माइनस 10 whole upon x square minus 10x equals to 8/75. Any query regarding this? No, No, sir. sir. नो सर। Now we proceed further
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 75 टू जा 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150 माइनस 230x देन प्लस 750 इक्वल्स टू 0। सर ध्यान दीजिए, हमने इसे पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को। तो आपको मिला 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। जरा फैक्टर बनाना, 375 इंटू 4 कर ऐसा पेयर बनाइए जिससे प्लस करके 115 आ जाए। जी हाँ, थ्री 75 इंटू 4 करा तो मेरे ख्याल से 1500 आ गया, और 100 और 15 फैक्टर बन गए सीधे सीधे। हाँ जी, ऐसा ही नहीं है क्या? ऑडिबल है भाई सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो ये आपके पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। नाउ यू टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू, 4x इज कॉमन, अंदर बचा x माइनस 25, then minus 15 is common. In this way you will get two factors. Put that factors equals to 0, x की वैल्यू पहली 15/4 और दूसरी वैल्यू x की 25। अच्छा 15/4 कितना हुआ? 15 3.75 आवर्स हो गया। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से सोचकर कि अगर मैं x की वैल्यू को 3.75 ले लेता हूं तो स्मॉलर टैप का टाइम तो चलो ये हो गया, और लार्जर टैप का टाइम 10 घंटे कम है। अगर आप इसे 10 घंटे कम लेकर जाओगे तो क्या ये टाइम नेगेटिव नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो टाइम क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? No, sir. No, sir. No, sir. तो अगर टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब वी नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, ओनली वी एक्सेप्ट दिस वैल्यू। तो हम कहेंगे सो टाइम बाय स्मॉलर टैप इक्वल्स टू 25 आवर्स एंड टाइम बाय लार्जर टैप इक्वल्स टू 25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर्स। ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, and it is one of the most important question of exercise 4.3. clear? Excuse me, sir. हाँ बताइए। सर मैंने इसको ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करा है। कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है आफ्टर देन आप इसको चाहे तो फैक्टराइजेशन से कर लीजिए और चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ मेथड्स आर करेक्ट। हाँ मगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मत लगाना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीबीएसई ने 2 साल पहले आपके सिलेबस से बाहर कर दिया था, मगर फिर भी मैंने आपको समझाया सिखाया है जिससे कि आपको ये ना हो कि कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपकी बुक में है और आपको आता नहीं है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जितने भी स्पीड वाले क्वेश्चन है ना सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी स्पीड वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 डिजिट वाले मिलेंगे, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, ध्यान दीजिए। कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. आगे इसने ब्रैकेट में कुछ दिया है कि without taking into consideration the time they stop at the
इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब बीच बीच में जहाँ स्टेशन पे 2 मिनट 1 मिनट का स्टॉप होता है ट्रेन का, उसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उसने बोला एवरी पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। उसने बोला एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 ज्यादा है पैसेंजर से। अब हमें पैसेंजर की स्पीड ही नहीं पता, तो क्या मानेंगे पैसेंजर की स्पीड? 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपने लिखा लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बेटा x किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे बता सकते हैं सो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी? x+11 किलोमीटर। शाबाश, x+11। अगर आप इसे y मान के भी कर रहे हो कोई स्टूडेंट तो भी गलत नहीं है। बस आप क्या करेंगे उस केस में, यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालकर y के इक्वल रख देंगे। ऐसे भी करते हैं कुछ स्टूडेंट, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, मगर ज्यादा आसान ये। अब डिस्टेंस उसने दे रखा है दोनों केसेस में कि डिस्टेंस है 132 किलोमीटर्स। तो हम दोनों का टाइम निकाल लेंगे पहले अलग अलग। टाइम बाय पैसेंजर ट्रेन, क्या फॉर्मूला होता है टाइम का? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Distance upon speed. अपॉन स्पीड। ऐसे ही टाइम बाय एक्सप्रेस ट्रेन 132 अपॉन x+11 आवर्स। उसने क्वेश्चन में कहा था कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। ऑब्वियस है, जब इसकी स्पीड ज्यादा है देन इट विल टेक लेस टाइम, और जब इसकी स्पीड कम है देन इट विल टेक मोर टाइम। आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर कि टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। पढ़ रखा है आप लोगों ने? यस। आप बता सकते हैं कि ये वाला टाइम ज्यादा है या ये वाला टाइम ज्यादा है, पैसेंजर का या एक्सप्रेस पैसेंजर का? ट्रेन का। सर पैसेंजर का ज्यादा। पैसेंजर ट्रेन का। तो मैं पैसेंजर में से एक्सप्रेस का माइनस करूं टाइम तो 1 आएगा, या एक्सप्रेस में से पैसेंजर का टाइम माइनस करूं तो 1 आएगा? सर पैसेंजर में से एक्सप्रेस का माइनस। ज्यादा वाले में से कम वाला, यानी कि पैसेंजर में से एक्सप्रेस, तभी पॉजिटिव नंबर आएगा, नहीं तो नेगेटिव नंबर आएगा। तो यानी कि 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन x+11 equals to 1. Now what is common from these two? 132. 132 upon x. अंदर बचा 1 अपॉन एक्स, एक्स कॉमन नहीं आएगा नीचे से, ये अलग टर्म है और ये अलग एक टर्म है पूरी, एक्स कॉमन नहीं ले सकते आप। तो 1 अपॉन एक्स यहाँ बचा, 1 अपॉन x+11 यहाँ बचा, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1। इसका एलसीएम ले लेंगे हम अंदर, तो ये आया बेटा जी 132, और अंदर आ गया x+11 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू x+11 इक्वल्स टू 1। x गेट कैंसिल बाय x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट कर देंगे। 132 इंटू 11 करना कितना है? 132 इंटू 11 1452। 1452, और x स्क्वायर प्लस 11x ही आ गया, इसे उधर भेज दें। x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। नाउ यू हैव टू मेक द फैक्टर्स। 1452 का ऐसा पेयर बनाना है आपको जिसे माइनस करके 11 आ जाए। देखो 132 इंटू 11 करके 1452 आया था, तो 11 और 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12 होता है शायद, ये 44 into 33 है ना। ये आ गया, इसे 4 और 3 पे ब्रेक कर दिया हमने, तो 44 और 33 दो फैक्टर्स ऐसे बन रहे हैं जिसे माइनस करके 11 आ रहा है हमारे पास। ये तो फैक्टर्स बनाने का फंडामेंटल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसे हम बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x
-1452 इक्वल्स टू 0। x प्लस 44 एक फैक्टर आ गया अगर हमने x कॉमन ले लिया, और यहां से -33 कॉमन ले लिया, दोनों को 0 के इक्वल पुट करा। आप बताइए क्या x की वैल्यू माइनस में आ सकती है? x No, स्पीड sir. थी, No, sir. वी नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, तो इसका मतलब लास्ट में कंक्लूजन लाइन, सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना होगा? 33 kilometer. 33. 33 kilometer. और सर स्पीड 33 ऑफ किलोमीटर। हाँ, एक्सप्रेस ट्रेन इससे 34 11 किलोमीटर। ज्यादा है, इसमें 11 जोड़ दें। ये आंसर चेक करिए प्लीज, वेदर इट इज क्लियर और नॉट। Yeah. Yes, sir. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मेथड। इस एक्सरसाइज में एक 11th क्वेश्चन है, वो प्रॉब्लम तो नहीं किसी का? एक क्वेश्चन 11th बचा है हमारे पास, किसी का डाउट तो नहीं है उसमें? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. चलिए, ऐसा क्वेश्चन वैसे हमें आरएस में भी मिलेगा, तो जब हम वहां करेंगे तब कोई प्रॉब्लम आए तब पूछ लेना। चलिए, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया तो आपको अलग अलग तरह के आंसर्स मिल रहे थे। कभी तो दोनों आंसर एक जैसे थे, कभी दोनों आंसर अलग अलग थे, कभी आंसर थे ही नहीं, ये लिखा आ गया था नो रियल रूट्स या रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, था ना ऐसा? यस सर। Yes, sir. अब जो है हम बिना इक्वेशन को सॉल्व करे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ये सारी बातें बता सकते हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जनरल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर A is not equals to सर 0. वेयर a is not equal to 0। शाबाश, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है ये। अब सब कुछ डी पर डिपेंड करता है। देखो पहला केस, आपने डी निकाला डिस्क्रिमिनेंट और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, 5, 10, 15, 20, कुछ भी ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप कहेंगे रूट्स आर, ये नेचर लिख रहा हूं मैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? सर अलग अलग। अलग अलग, बिल्कुल ठीक बात, अलग अलग। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, इक्वल नहीं होते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये नेचर आपको सिर्फ डी बता देता है। आपका जो भी डी निकल के आया वो ये बात आपको क्लियर कर देगा कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। रियल का मतलब होता है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, कि एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और अलग अलग हैं। दूसरा केस, मान लीजिए आपने डी निकाला और डी की वैल्यू 0 आ गई। जी हाँ सर, आपने मान लीजिए डी निकाला और डी की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। 0 का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जैसे आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड इक्वल, या फिर हम उसे रियल एंड रिपीटेड रूट्स भी कह देते हैं। रियल एंड रिपीटेड रूट्स। सौम्य माइक बंद करिए अपना। तो ये आपके पास आ गया बच्चे नेचर ऑफ रूट्स, जब डी 0 से बड़ा है या जब डी 0 के बराबर है।
ये दोनों केस आपको क्लियर हो गए क्या? यस सर। क्वेश्चन भी बताऊंगा हाँ। इनके ऊपर, वो बाद की बात है। कंडीशंस याद करनी बहुत जरूरी है। इन कंडीशंस के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है आपके पास एक, जैसे चैप्टर नंबर 3 में कंडीशन पर बेस्ड एक्सरसाइज थी, ऐसे ही यहाँ भी है। तीसरा केस हमारे पास आ जाता है इफ डी लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब समझते हो आप? नेगेटिव। सर Negative। नेगेटिव। ठीक है जी, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल, या फिर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर इसे ऐसे भी लिख देते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो तीन मेन कंडीशन है कि डी 0 से बड़ा, 0 या 0 से छोटा। ठीक है, कई बार ना वो हमें ये कह देता है कि कोई भी अननोन वो हमें दे देता है उसके अंदर, और कह देता है के की वैल्यू निकालो व्हेन रूट आर रियल। सिर्फ एक शब्द लिख देता है रियल। अब मुझे इन तीनों में देख के बताओ कि रियल किस किस के अंदर है, कौन कौन से केस में रूट्स रियल होंगे? 1 and 2. सर first 1 one, and 2। 1 and 2। सर No, and sir. मतलब डी ग्रेटर देन 0 वाले में और डी इक्वल टू 0 वाले में, इन दोनों में रियल है। तो आपको अगर वो खाली रियल शब्द दे, डिस्टिंक्ट या इक्वल में से कुछ ना कहे, खाली रियल रियल लिख दे, तो उसकी कंडीशन आप याद रखना कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन होती है उसकी। याद रहेगी आपको बात? सर एक बार दोबारा बता। खाली अगर रियल शब्द, कुछ नहीं बेटे, अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई अननोन दे दिया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स आर रियल, सिर्फ रियल शब्द लिख दिया, ना रियल डिस्टिंक्ट लिखा, ना रियल इक्वल लिखा, अनइक्वल लिखा, ना रिपीटेड लिखा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा कि रूट्स आर रियल। तो फॉर रियल रूट्स कंडीशन इज डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोथ साइन वी विल टेक टुगेदर। एनी क्वेरी? नो सर। No, sir. आई थिंक कुछ बात समझ में आ गई, याद कर लेंगे आप इसको। यस सर। इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो अभी बताते हैं साथ साथ। तो ये तो हुआ हमारे पास टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 की तरफ। ध्यान दीजिए, एक एक पार्ट बता रहा हूं आपको, सिर्फ करेंगे आप लोग खुद ट्राई, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। सुनिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा नेचर निकालना है आपको, और अगर इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट का मतलब या तो बड़ा आ जाए या 0 आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए, रियल रूट आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमें उसे फाइंड करना है रूट्स को। अब जरा पहला पार्ट है 2x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, -3x + 5 = 0। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट यस सर। Yes, sir. जरा निकाल के बताना कितना आया। -31। -31. So -31. बिल्कुल सर ठीक, माइनस यानी कि 0 से छोटा। यस सर। तो आप मुझे Yes. बता सकते हो इन चारों में से कौन सा केस बना? सर डज नॉट एग्जिस्ट। Does not exist. रूट्स आर नॉट रियल। मतलब हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट।
मेरे बच्चे, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर जाते, मतलब 0 से बड़ा आ जाता या 0 आ जाता, तो हम इसमें x का फार्मूला लगा देते। क्या फार्मूला था? -b प्लस माइनस √d अपॉन अपॉन 2a। अपॉन 2a। लेकिन ये फार्मूला तब लगता जब रूट्स रियल होते। फिलहाल रूट्स रियल नहीं है, तो वी लीव एट दिस स्टेज ओनली, यहीं छोड़ देंगे हम इसको, और ये खत्म। सेकंड, बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं, चेक कर लो एक बार। 2 more Yes. parts are there. Simply you have Yes, to sir. find out the nature and then you have to proceed for the roots. सर चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कहता है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2, उसने बोला हमारे से, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have 2 equal roots। हाँ भाई, क्या कंडीशन थी बेटे इक्वल रूट्स की? Discriminant is equals to 0. D equals to 0. The d is शाबाश। equals to 0. d is equals to 0। देखो, अगर किसी स्टूडेंट के पिछले चैप्टर्स भी छूटे हुए हैं, इवन देन दे कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, उन्हें इसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगी, वो इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें साइड बाय साइड अपना वर्क कंटिन्यू रखें। पिछला जो भी आपका छूटा है वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। जी हाँ, आप कहेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स? अभी बताया आपने, Discriminant is equals to 0. डिस्क्रिमिनेंट इज equal इक्वल टू to 0। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू हमारे पास k है, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है 3। कुछ बच्चे बहुत बेवकूफी करते हैं, वो इसके अंदर x भी ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था ABC में x नहीं आता। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 24। k की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस √24। जब भी स्क्वायर हटाकर अंडर रूट करते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। ये हो गया 4 6 यानी कि 2√6 आ गया हमारे पास। आंसर टैली कर लीजिए और बता दीजिए समझ आया या नहीं आया। यस सर, आ गया है। आ गया सर। सर आ गया। Yes, sir. अब इसके बाद के जो 3 वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, आप यदि उसके अंदर ध्यान से देखो, तीनों में ये लिखा है इज इट पॉसिबल या इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको इन्हें सॉल्व करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचने के बाद आपको डी निकालना है। अगर डी 0 से बड़ा आ गया या डी 0 आ गया तो कंडीशन कैसी होगी? पॉसिबल। पॉसिबल। और अगर डी 0 से छोटा आ गया तो आप लिख देंगे नॉट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। नॉट एग्जिस्ट। नॉट पॉसिबल। बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 तक का काम खत्म हो जाता है। आज आपको करना क्या है? एक्सरसाइज 4.4 विद एग्जांपल्स। कल हम RS अग्रवाल से कंटिन्यू करेंगे। ये आपका होमवर्क है आज का। और एक बार जो